Welcome back to my interview series for PG aspirants. So, today we have with us Dr. Shaista Mansoori ma'am. She is second year MD at RAPMC in the Department of Agat Tantra. So, welcome ma'am. Thank you. So, the first question, what motivated you to choose Agat Tantra as a PG branch in RAPMC? ओके थोड़ा सा रियलिटी चेक देती हूँ. मेनली मेरा चॉइस अगध नहीं था. ओके, बट आई चूज फॉर मुंबई एंड ऑल्सो फॉर स्टाइपेंड. बट ये अच्छी बात हुई कि मुझे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लेके भी थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला. ओके, क्योंकि अभी अभी अगध का ऐसा हुआ है कि 1 ईयर के बाद में मेरा फर्स्ट ईयर मैंने क्लिनिकल ड्यूटी किया कोई और डिपार्टमेंट में, बट नाउ वी ऑल्सो हैव ओपीडी, विषय चिकित्सा ओपीडी. सो आई गेट क्लिनिकल एक्सपोजर, इसलिए मुझे लगता है आई शुड चूज अगतन. So the second question, how relevant do you feel Agat Tantra is in today's medical or forensic scenario? Okay, it is not that much relevant for forensic scenario, but it is medico-legally very much important because as in a patient came to a casualty with an injured head, ठीक है, and he or she says कि मुझे किसी ने मारा है. So you have to make a medico-legal case and your documentation must be proper. If you miss a single signature or a date or a time, a patient can claim कि आपने गलत लिखा है, और it can cause very much क्या बोल सकते हैं dangerous case over you. So वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम लोगों को फोरेंसिक का थोड़ा नॉलेज चाहिए. तो एज अ अगत तंत्र का पीजी आई गेट टू नो कि दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मतलब हमने जितने अभी हमारे कैजुअलिटी ड्यूटीज है तो उसमें हम लोग जो पेशेंट आते हैं उस पे जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं उस पे डॉक्टर्स को समन्स तक आए, अपने कॉलेज से भी समन्स जाते हैं. इवन अ पर्सन जो 14 इयर्स पहले यहाँ पर पीजी था उसके नाम का भी समन आया है. तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दैट. तो इसलिए अगत तंत्र इज इम्पोर्टेंट. Next question, how is the overall teaching and training in Agat Tantra, especially at RAPMC? Okay, on UG basis it is good. On PG basis no one teaches you कि तुम्हें ये करना है या ऐसा होगा या फिर तुम्हारे एग्जाम में ये आने वाला है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे ऐसे लिखना है. नो. पर हाँ, जब हम ओपीडी में बैठ रहे होते हैं तो टीचर्स आपको हेल्प करते हैं कि नहीं अगर ये पेशेंट बहुत क्रोनिक है, जैसे हमारे स्किन का ओपीडी है तो उसमें बहुत क्रोनिक पेशेंट है या ऑन्कोलॉजी हमारे अंडर दिया है बट वी आर नॉट स्टिल लुकिंग एट दैट. पर फिर भी अगर हम कोई सेमिनार में भी जाते हैं तो वहां पर अगर ऑन्कोलॉजी का पेशेंट है तो हमको पता होना चाहिए कि वो कितना क्रोनिक है. तो टीचर टीचेस यू कि हाँ तुम्हें पता क्या होना चाहिए. वो ये नहीं बताते कि तुम्हें पढ़ना क्या है, और वो तुम्हें ये गाइड करेंगे कि हाँ ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यू शुड वॉच ऑन इट, यू शुड हैव अ लुक ऑन दैट, कि तुम्हें थोड़ा तो पता होना चाहिए. तो वो तुम्हें गाइड करते जाएंगे, टीच नहीं करेंगे. वो कहीं पर भी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर भी पीजी के टीचर्स आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि ये बुक पढ़ लो या डेथ का टॉपिक पढ़ लो. नो, वो आपको सिर्फ गाइड करेंगे कि आप इस तरीके से पढ़ो. दैट्स इट. How approachable and supportive is the faculty? फैकल्टी इज सपोर्टिव. थोड़े से एचओडी मैम स्ट्रिक्ट हैं ऐसा बोल सकते हैं, मे बी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. ठीक है, और टीचर्स भी स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते पर वो सपोर्टिव हैं. जैसे सेमिनार्स को लेकर हो गए, फिर उसके बाद में पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह हो गया, फिर आपका जब थीसिस का एक काम आता है वहां पर टीचर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. नॉट इन ओनली थीसिस, आप जब डेजर्टेशन साइन करने के लिए पहले सिनॉप्सिस अप्रूव करवाने जाते हो तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि हम आए हैं, हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह का सिनॉप्सिस होना चाहिए. अभी क्लिनिकल सब्जेक्ट हो गया है तो हमको क्लिनिकली कितना कुछ पता होना चाहिए, तो वो टीचर्स हमें बताते हैं. तो वो फैकल्टी सपोर्ट लगता ही है. यू नीड और डोंट यू नीड, हमको वो लेना ही पड़ता है. ठीक है. जो अभी नया रूल आया है कि अगर तंत्र की ओपीडी रन होने वाली है उसको क्लिनिकल सब्जेक्ट माना गया है. yes. तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. Okay. So stay tuned for that. The next question, do you get enough exposure to medico legal cases and toxicology?
in RAPLC? ओके, मेडिको लीगल केसेस जैसे मैंने बताया कि हमारा कैजुअलिटी से थोड़ा अभी रिलेशन आ रहा है, हमारा एक ड्यूटी पर्टिकुलर ड्यूटी लगाया अदर देन ओपीडी कि हमें मेडिको लीगल केसेस थोड़े बहुत देखने होते हैं, नॉट दैट मच जितना केईएम नायर या कोई एमबीबीएस स्टूडेंट को मिलता है, पर अदर देन आयुर्वेदिक कॉलेजेस लाइक जीएससी नांदेड़, उस्मानाबाद और नागपुर, नॉट मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ, पर अदर कॉलेजेस जहाँ पर कैजुअलिटी नहीं है, तो वहां पर इतना एक्सपोजर नहीं है एज कम्पेयर टू आरएपीएमसी। हमको कैजुअलिटी का एक्सपोजर है, उसके बाद में हम लोगों को इंजरी रिपोर्ट, वेपन रिपोर्ट जो हम लोग लिखते हैं, हम वेपन रिपोर्ट तो यहाँ पर नहीं लिखते, बट इंजरी रिपोर्ट वी हैव टू राइट कि कितने सेंटीमीटर्स का इंजरी था, कितने स्टिचेस उस पे लगे और वो कितना हार्मफुल है। जैसे हमारी ग्रीवियस इंजरी और नॉर्मल इंजरी होती है, तो ग्रीवियस इंजरी, ब्लाइंडनेस कैन बी अ ग्रीवियस इंजरी। अगर किसी ने मारा है और वो इतना सिवियर हो गया है, तो वो एक डॉक्टर की, एक आरएमओ की या फिर एक एफएमटी के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अगेंस्ट कितना बड़ा केस बन सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेडिको लीगल केसेस का एक्सपोजर है। Do you get hands-on training experience in medical legal report writing, court visits, toxicology labs? ओके, टॉक्सिकोलॉजी लैब जैसा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि कितना बड़ा ये है वेपन रहेगा या कितने बड़े वेपन से कितना बड़ा वुंड हो सकता है। ठीक है, तो वो मॉडल में हम देख सकते हैं, लाइक एडिबो सीर हो गया या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी हो गया, तो वो हम मॉडल बेसिस पे देखते हैं। या फिर हम जब पीएम विजिट के लिए जाते हैं तो हमको वहां पर देखने को मिलता है कि हाँ, अगर एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो अगर 10 to 15 मीटर्स तक भी व्हीकल के साथ में अब्रेड होता हुआ गया है, तो उसको कितने अब्रेजन आ सकते हैं, तो हमको वो एक विजिट में देखने को मिलता है। मोस्टली 12 या 13 डेज का हमारा पीएम विजिट का रहता है, तो उसमें बहुत कुछ मिलता है। फिर कोर्ट विजिट में प्रॉपर एक कोर्ट, जो हमारा ये सीवड़ी वाला कोर्ट है, वहां पर फिक्सेशन है, तो हम जब वहां पर जाते हैं तो वहां के लॉयर ने एक दो, अभी जो बैच है उसको एक पूरा लेक्चर दिया था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कैसे होता है। अगर एक टीचर डॉक्टर को समन प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक्सपर्ट विटनेस की तरह भी काम कर सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस तो हर कोई बन सकता है कि हाँ मैंने देखा सामने कोई तो गिर गया था ऐसा वैसा, बट अ डॉक्टर व्हाट शुड वी डू, व्हाट टर्म्स वी कैन कंक्लूड। जैसे कि बोला जाता है कि आप डॉक्टर हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट लॉयर डोंट से दैट। वो बोलते हैं कि आप अपने बुक से प्रूव करो। तो वो मैंने कोर्ट विजिट में ही पहली बार सीखा, जब मैंने खुद वहां गई, वहां देखा कि ऐसा सब चल रहा है, देन आई गॉट टू नो। अदर देन दैट जो लैब है एज यूजुअल लैब नहीं है, बट जितना है उतना बेटर है। और मतलब ऐसा बोला जाता है कि क्लिनिक नॉन क्लिनिकल ब्रांच ली तो यू गेट टाइम टू बी योरसेल्फ, लाइक यस, क्लिनिकल से ज्यादा टाइम मिलता है। तो कैसा है आपका शेड्यूल, कैसा है? ओके, 8:30 ओपीडी स्टार्ट होती है, 12:30 तक ओपीडी रहती है, 12:30 टू 2 o'clock लंच ब्रेक और जो भी यहाँ के काम होंगे वो होता है। फिर 2 o'clock से फिर ओपीडी होती है। जिसकी ओपीडी की ड्यूटी नहीं हो वो डिपार्टमेंट में अपना पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा जो अभी मैंने जो केसेस वाला बताया या फिर जो हमारे पास मॉडल्स है उसको एक्सपोज करने का या जो भी है वो मिला है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। उसके अलावा 4:30 तक तो पूरी तरीके से हम ब्लॉक्ड है, हमको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम जाए कहीं पर सीखे। पर आफ्टर 4:30 यस यू हैव टाइम, आप जा सकते हो, बाहर सीख सकते हो, कोई तो भी क्लिनिक में जाके कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हमें जो यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे कि मैं बोलूँ कि ठीक है मेरे JR3 है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बट मैं उतना ही सीख के अपने आप को लिमिट नहीं कर सकती। ये मैंने सोच के ही पीजी लिया था कि मैं सिर्फ 3 years यहाँ को देने के लिए नहीं आई हूँ, आई हैव टू बी मोर। जितना मेरे सीनियर्स यहाँ से सीख के गए, मुझे उनसे ज्यादा सीखना है। मैं नेक्स्ट बैच को भी यही बोलूंगी कि आप आ रहे हो तो यहाँ से मुझसे ज्यादा सीख के जाओ, और नेक्स्ट आने वाले को भी बोल के जाओ कि आप इससे ज्यादा सीख के जाना। तो वो टाइमिंग जो है ना 4:30 के बाद से लेके 10:30 या 11:30 जब तक आप सोते हो, तब तक के टाइम में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से फ्री हो, अगर पेशेंट है तो आपको रुकना पड़ेगा। जैसे हम विरेचन के पेशेंट लेते हैं, वमन के पेशेंट लेते हैं, उनको हम पूरी तरीके से यहाँ पर रखते हैं अगर 2 या 3 days, तो हम लोगों को उसको पूरा जाना पड़ेगा, राउंड्स डालने होंगे, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JR1 और JR2। तो ठीक है, हम महीने में 15 दिन अगर बिजी हैं
तो 15 डेज से ज्यादा हमको यहाँ पर टाइम मिलता है कि हम अपने तरफ से कुछ सीख सके। और मोस्टली सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को भी ऑफ रहता है, हाँ, सेकेंड फोर्थ सैटरडे ऑफ है, पर वही है कि पेशेंट अगर नहीं है तो आप पूरी तरीके से फ्री हो, ऐसा। How is the balance between classical Agat Tantra and modern medico-legal and forensic applications? क्लासिकल अगत तंत्र अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम पीएचसी में देख सकते हैं अगर कोई बोलेगा कि स्कॉर्पियन ने बाइट किया है, ठीक है, स्कॉर्पियन का स्टिंग है, स्कॉर्पियन के स्टिंग के बाद में वहां पर पेशेंट्स आते हैं पीएचसी में, पर एज सच इन मुंबई अब इतना एक्सपोजर नहीं है। स्नेक बाइट के केसेस हो गए, फिर उसके बाद में नॉर्मल स्टिंग वाले केसेस हो गए, पूरी तरीके से नहीं दिखते, पर हाँ रैट बाइट के पेशेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में इंजरी के केसेस जो कि गांव में या ऐसे पीएचसी में प्रॉपर नहीं मिलते, पर यहाँ बहुत ज्यादा है। मेडिको लीगली वहां पर लोग इतना एक्टिव नहीं है, मतलब वहां आपको इतना डर नहीं है, पीएचसी वाला डॉक्टर होता है ठीक है ज्यादा कुछ नहीं करेगा, आई विल मैनेज दैट, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पेशेंट अपने से ज्यादा एक्सपोज है, अवेयर है, उसको पता है कि आप वर्ली जैसे एरिया में काम कर रहे हो, यहाँ पर उनको पता है अगर आपने ये एक्शन नहीं लिया तो वो उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हो। तो मेडिको लीगली हमको यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। एज एन आरएपीएमसी स्टूडेंट हमारे कॉलेज में इतना कुछ चलता है कि हमको बहुत कुछ मैनेज करना होता है, कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं एक बच्चे ने या दूसरे बच्चे ने किसी ने मारा, जरूरी नहीं वो अपने कॉलेज का स्टूडेंट हो, पर बाहर भी अगर कुछ हो रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हॉस्पिटल कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो मेडिको लीगली हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पर ठीक है थोड़ा स्नेक बाइट या ऐसे नहीं मिलता है अपने को। What are the future career options after completing PG in Agat Tantra? ओके, सबसे अच्छी बात अगत की सीट्स कम है, इसीलिए जो एसोसिएट असिस्टेंट वाली सीट्स है वो खाली है, तो हमको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एज कम्पेयर टू काय चिकित्सा पंचकर्मा, क्योंकि पंचकर्मा में पहले 5 या 10 सीट एवरी बैच में आती है, काय चिकित्सा में एवरी बैच में 10 to 12 सीट्स आती है, और वो भी हर कॉलेज में, प्राइवेट इसमें सब में। पर यहाँ पर ऐसा है अगद में सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है और टीचर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, ताकि अभी जो यूजी का बैच है वो 125 का हो गया या 150 का हो गया, तो उनको पढ़ाने के लिए उतनी फैकल्टी चाहिए, तो फैकल्टी इंक्रीज हो रही है और सीट्स थोड़ी सी कम है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे टीचिंग फील्ड में। एक तो ये हो गया, और क्लिनिकल सब्जेक्ट बनने के बाद में सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट है वो हमारे लिए अवेलेबल हो गई है। फिर उसके बाद में हम नॉर्मल आरएमओ शिप वगैरह कर सकते हैं। फिर अगर आपने आईसीयू ट्रेनिंग जो अभी के सिलेबस में है, अगर वो आप हैंड्स ऑन ले लेते हो टीचर से बात करके, जैसे हमने भी बोला है अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया है कि हमको 1 मंथ का आईसीयू का एक्सपोजर चाहिए, अगर वो हमको वो करने देते तो आफ्टर दैट आपके पास एक ये चीज होती है कि हम इमरजेंसी बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, पॉइजनिंग बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं, तो आप एज अ आरएमओ से ज्यादा सीएमओ की तरह काम कर सकते हो, तो वो एक अच्छा क्वालिटी है। और फिर उसके बाद में क्लिनिक तो नॉर्मली सबके साथ में है, तो आपका आयुर्वेदा स्ट्रांग हो तो आप आयुर्वेदिक क्लिनिक डालो, या फिर मॉडर्न स्ट्रांग होगा तो मॉडर्न क्लिनिक डाल सकते हो। Does the department guide you for PhD or for the thesis? They guide us for thesis, but nowadays we don't have PhD का सीट यहाँ पर, तो PhD के लिए इतना गाइडेंस नहीं है, बट हाँ जो हमारे HOD हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में एक्सपर्ट इन अगत तंत्र है, मतलब वो अभी हाईएस्ट पोस्ट पर है, उनका 2 years में रिटायरमेंट भी है और वो हाईएस्ट पोस्ट पर है, तो अगर कहीं पर भी हम PhD करते हैं तो आरएपीएमसी में आने का ये फायदा है कि उनसे हमारा कनेक्शन होने की वजह से वो इजीली पास ऑन हो जाता है, क्योंकि वो पूरे महाराष्ट्र में एक्सपर्ट है। इवन जब आईईसी होता है तो वो उनके वहां का होता है, पर अगर कोई केस या कोई थीसिस ऐसा है जो अप्रूव नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे मैम के पास आता है, तो उस वजह से हमें एक थोड़ा सा एडवांटेज बोल सकते हैं। How is the overall environment in RAPMC for PG students, like cultural fest or something? थोड़े से बिजी होने की वजह से फर्स्ट ईयर में एक्सपोजर नहीं होता है, पर हाँ सेकेंड ईयर के बाद में एनुअल्स हो गया या फिर स्पोर्ट्स वीक हो गया, कहीं पर भी ऐसा कमिटी बैच आपके लिए नहीं करेगा कि नहीं आप पीजी हो, ऐसा कभी भी नहीं करेगा, आपको बहुत ही लेके चलते हैं कि हाँ मैम, हाँ सर आप आइए। गणपति का जो फेस्ट होता है वो आते हैं हमारे रूम पर, नहीं मैम आपको आना पड़ेगा, नहीं आज खाना है आपको आना पड़ेगा। इवन मैं अगर बताऊं तो मैं वुमेन्स डे के टाइम पर 2-3 कमिटी बैच में मैं रोजे से थी,
सॉरी, मैं रोजे से थी और मैंने बोला था कि नहीं मैं 7 बजे तक खाना नहीं खा पाऊंगी, तो मेरे लिए एक प्लेट रखी गई थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था बाद में। तो वो है कि कभी भी आपको ऐसे वो होता है कि हाँ मतलब यूजी कॉर्नर नहीं करेंगे, हाँ पीजी वाले आए आना चाहिए, क्योंकि हम एक तो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और उसके बाद में हम एक दूसरे से बात करने का भी फर्स्ट ईयर में नहीं होता है टाइम। अभी तो थोड़ा अगत का थोड़ा सा वो हो गया है, नहीं तो हम क्लिनिकल ड्यूटी में मैं काय चिकित्सा में लगी थी तो थोड़ा हेक्टिक गया था, तो उस वजह से मैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अपने को कॉर्नर कर दिया है, नहीं मत आओ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको लेके चलते तो वो अच्छी बात है बहुत। And how is the relationship between juniors and seniors in Okay, that was a difficult question, पर हाँ हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा है। अदर देन आर डिपार्टमेंट ठीक ठाक है, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी ऐसे होता है कि जब काम है तो टॉक्सिसिटी आ जाएगा, क्योंकि JR3 के पास पहले से बहुत सारे काम होते हैं, वो पास ऑन करता है JR2 को, JR2 पास ऑन करता है JR1 को, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपना काम हमने तीसरे पे डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम JR1 होते तो हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जब हम JR2 बनते तो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और JR3 बनने के बाद में ऐसा होता है अभी भी हम ही कर रहे हैं। पर नहीं, हमको समझना चाहिए कि JR1 बन के जितना काम हमने किया है वो आपको एक तरीके से गाइड कर रहा है कि आप जब नेक्स्ट टाइम JR3 बनोगे तो यू शुड नो कि करते कैसे। जब तक आपने वो किया नहीं है आप दूसरे को गाइड नहीं कर सकते हो कि इसको कैसे करना है। जैसे मैंने कोर्ट विजिट का बताया, जब मैं वो लॉयर के पास गई थी तो हमारे डिपार्टमेंट से एक टीचर जाता है, और अगर टीचर नहीं जाएगा तो पीजी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना होता है। तो 1 ईयर के बाद भी वो लॉयर को याद था कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे JR3 ने, तो वो एक इजी हो जाता है। या फिर हम KEM जाते हैं PM के लिए, तो हम 8 सालों से कंटिन्यू जा रहे हैं एवरी बैच, तो उनको पता है, वहां के पीजीज को पहले से पता है कि हाँ ये अगत के या पोदार के FMT वाले आते हैं, तो वो अपने से एक बॉन्डिंग बना देते हैं। तो बॉन्डिंग क्यों फॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स। तो हमें उनके साथ में उतनी ही जरूरत है एग्जाम्स में हेल्प करने वाले सीनियर्स। तो ठीक है, थोड़ा टॉक्सिसिटी चलता है, वो तो हम यूजी में भी, हाँ वही मैं बोला थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। So let's go towards the end of the video. Okay. Any tips for entrance preparation and choosing Agat Tantra as a PG branch? अगर आपको क्लिनिकल सीट चाहिए विथ डूइंग अ क्लिनिक तो आपको अगत चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काय चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य, शालक्य ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हो तो यू गेट हिंडर बाय योर क्लिनिक्स। आप पूरे 1 साल के लिए अपने क्लिनिक को मिस कर देते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपने 5 साल में जमा किया था वो 1 साल का एक्सपोजर नहीं होने की वजह से बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। पर अगत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप रोज OPD भी देखोगे, आप रोज मेडिको लीगल केसेस भी देखोगे, और यहाँ पर क्योंकि ज्यादा बहुत इमर्ज नहीं आती है, ऐसे पॉइजनिंग की बोलेंगे तो रोज आ रही है ऐसा नहीं है, तो आप लोग 4:30 के बाद में उस लिए फ्री हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने जैसा बोला 15 डेज अगर हम बिजी भी रहते हैं तो 15 डेज हम फ्री हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 15 डेज आपके ड्यूटी है, आप ऑल्टरनेट डेज हो, तो ऑल्टरनेट डेज आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए बेटर है कि आप क्लिनिकल सीट बोलकर क्लिनिक्स के साथ में ज्वाइन कर सकते हो, तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। Looking back while choosing, how are you satisfied with the choice for Agat Tantra? सेटिस्फाई एज अ अगत तंत्र मैंने चूज नहीं किया था, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगी, बट यस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई करियर। कि हाँ मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं नॉन क्लिनिकल सीट में फंस जाऊंगी या इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और मैं थोड़ा आयुर्वेदा से मतलब इतना वो नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा बेटर आता नहीं है, मैं थोड़ा मॉडर्न वो करती हूँ, तो मुझे वो एक अच्छा पॉइंट मिला कि हाँ मैं जब स्किन के केसेस देखती हूँ तो आई गॉट टू नो कि नहीं सिर्फ मॉडर्न अप्लाई नहीं हो सकता है, कुछ चीजें इतनी क्रोनिक हो गई है कि हाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आयुर्वेदा इसमें क्या काम कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब ये क्लिनिकल हो गया तो मुझे ज्यादा बेटर सीखने मिल रहा है, मतलब मुझे रोज एक नया केस देखने को मिलता है। एलोपेशिया के केसेस जो मैंने मॉडर्न में नॉट ट्रीटेबल देखे थे वो यहाँ पर ट्रीट होते हुए देखे। ऐसा नहीं कि हाँ पूरा टोटालिस था और पूरे बाल आ गए, नहीं, पर ठीक है जितना पेशेंट को एक्सपेक्टेड है हम उतना कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने 2 पहियों पे से पैर रखा हुआ है और साथ में चल रही हूँ मॉडर्न और आयुर्वेदा को लेकर, सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड।
आई थिंक लोग अभी तक रुके हैं वीडियो में, तो अपना मेन क्वेश्चन कि अगर तंत्र में बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो Yeah. क्या है वो चेंजेस? पहली बात तो बहुत सारी विजिट्स बढ़ गई है, जैसे कोर्ट विजिट और पीएम विजिट का हम लोग यूजी में ही एक्सपोजर ले लेते हैं, तो वो तो एक ठीक ही है। उसके अलावा अभी का जो टॉपिक है उसमें सीपीआर, अभी अगर देखा होगा तो न्यूज़पेपर में फोटो आया था अगस्त के टीचर्स का, वो एक्टिव ट्रेनिंग सीपीआर दिखाते हैं। यहाँ पर अपने मैनिक्वेंस आए हैं तो उस पर दिखाते हैं। फिर उसके अलावा स्टमक वॉश जो मैंने आरएमओशिप ज्वाइन करने के बाद में, इंटर्नशिप के बाद में जो थोड़ा पीरियड होता है उसमें किया था, वो यहाँ पर यूजी वाले स्टूडेंट्स को भी देखने को मिल रहा है, तो पीजी को तो देखने मिलेगा ही। और ऐसा हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमको 1 महीने का आईसीयू का ये मिले, थोड़ा सा एक्सपोजर मिले, तो अगर वो हो जाता है तो वो और एक अच्छी बात हो जाएगी। उसके अलावा अगर चेंजेस देखा जाए तो एक केरला में गुरुकुल बैच करके रहता है, जो कि सिर्फ स्किन के ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो वो भी हमारे डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है कि अगर किसी पीजी को जाना है तो हम विद अटेंडेंस विद स्टाइपेंड वो 1 मंथ के लिए जाने देंगे। तो हम अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, हम में से मतलब फर्स्ट मैं ट्राई करूंगी, नेक्स्ट हमारे जूनियर्स को भी बोलूंगी कि एटलीस्ट तुम अल्टरनेटिवली जाओ, पर जाओ, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ का नॉलेज लेकर कभी भी पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट को अपने एक्सपोज नहीं कर सकते। बस ऐसा है कि हमको थोड़ा थोड़ा करके ग्रो अप, मैंने जैसे बोला कि मैं यहाँ सिर्फ लिमिट वाला ये नहीं लेने आई हूँ, मुझे थोड़ा सा लिमिट से आगे बढ़ना है, और दूसरों को भी यही बोलना है कि थोड़ा सा आगे जाओ। जरूरी नहीं मैं जहाँ पर रुक गई वहां पर तुम भी रुक जाओ, सिर्फ ओपीडी निकालना या सिर्फ पेशेंट देखना वो जरूरी नहीं है। उसके अलावा अगर में क्या चेंजेस है तो जो मैंने बताया कि मेडिको लीगली जो हम कैजुअलिटी में देखते हैं, कैजुअलिटी आ गई है, और सबसे मेन बात कि स्किन की ओपीडी आ गई है। तो ओपीडी में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि तुम स्किन के पेशेंट्स देखो, ऑल द क्रोनिक पेशेंट्स विच इज ड्यू टू दूषी विष और गर्विश, अगर देखा जाए तो जो आप लोग नॉर्मली पोल्यूशन देख रहे हैं, इट इज कॉजिंग अ क्रोनिक टॉक्सिसिटी, अस्थमा के लिए, हाँ, विरुद्धाहार हो गया, वो सब धीरे धीरे जंक फूड जो आप लोग नॉर्मली बहुत इजीली खाते हैं, या फिर जो फूड कलरिंग्स है, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। जैसे अभी अर्टिकेरिया का पेशेंट आता है, ओके, तो अर्टिकेरिया के पेशेंट में हमको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अर्टिकेरिया देखेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट, कि अर्टिकेरिया इज रिलेटेड विद आईजी, जो कि 3 चीजों से रिलेटेड है। पेशेंट में हिस्ट्री रहती है कि वो अस्थमा का ही पेशेंट होगा, ही फील्स के मुझे डिज्निया हो रहा है, वो बता नहीं सकता, पर इट इज ड्यू टू अर्टिकेरिया। ये एक दूषी विष का ही कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ दूषी विषारी अगर दो वो पूरी तरीके से ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि वो क्रोनिक टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है। तो उसको एज अ स्किन ओपीडी मत लो, उसको आप जनरल ओपीडी की तरह लो, और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो। मेरा एक लास्ट थोड़ा सा एक नोट देने का है कि आप जहां पर भी जाओ ना, जहां पर भी पीजी करो, आप अपने आप को ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ इतना सीखना है, मैं सिर्फ पंचकर्मा सीखने आया हूँ या सिर्फ अगत तंत्र सीखने आया हूँ, नहीं, कान और आंख पूरी तरीके से खुले रखो, चारों तरफ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, सो यू कैन डू दैट। And the last question, Yes. one piece of advice for the upcoming PG aspirants and also the people coming in IDMC for Agartala. ओके, पहली बात तो पूरा एंथुसियाज्म के साथ आओ, एकदम इनकरेज होकर, ये 3 साल में कुछ तो अचीव करके ही जाना है, ठीक है। अगर अगर अभी ये लेवल पे है तो वहां तक पहुंचा दो उसको, कि मेडिको लीगल केसेस हो गया, पीएम विजिट्स हो गए, या फिर कोर्ट विजिट हो गए, या उसके अलावा भी जो ओपीडी है उसमें आप कितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोजर ले सकते हो, कितना बेटर कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें जैसा मैंने बोला कि लिमिट मत रखो, जितना आगे बढ़ोगे उतना आगे तक बचाओगे, और ये डिपार्टमेंट को भी थोड़ा आगे लेके जाओ। Thank you so much, ma'am. It was great talking to you. वेलकम, थैंक यू सो मच।